कौन है? कौन है? बोलता क्यों नहीं? प्रकाश, तू है इसका? है? कौन है तू? ये मत समझना मुझे कुछ दिखता नहीं, सब दिखता है मुझे। छोड़ूंगी नहीं, हाँ? सबको बुला लूंगी। चोर पकड़ो! अरे चोर 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 घुसा है मेरे घर में! अरे चोर पकड़ो पकड़ो, चोर है! तन्वी, खाना तैयार है, थाली लगा दे सबकी। हो आई। मुकुल, आजा बेटा। हाँ प्रकाश, बोल, कैसा है? दादा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आई, चावल और दूं? नहीं नहीं, रात को चावल ज्यादा होता है, सो नहीं पाती, पेट में गुड़गुड़ करता है। नहीं नहीं नहीं, आई को कुछ नहीं हुआ। हाँ, चोर तो भाग गया, पता नहीं चला कौन था। खरं सांगू, आईची खूप काळजी वाटते रे। एक तो दिन ब दिन उसकी आंखें कमजोर होती जा रही है और इस गांव में तो उसका इलाज होने से रहा। प्रकाश, आई को यहाँ मुंबई ले आता हूँ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। मुझे नहीं लगता वो शहर आने के लिए इतना आसानी से मान जाएगी। ऐसा करता हूँ, मैं सोमवार को वहाँ आता हूँ। क्या है, शनिवार और रविवार को यहाँ पे ज़्यादा सवारी मिलती है, तो दोनों साथ में बैठेंगे आई के सामने और उसे मनाएंगे। ठीक है दादा, तो सोमवार को मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ। ठीक। अनीशा, सोचता हूँ आई को यहाँ मुंबई ले आऊँ। पर आई मानेगी? मुंबई आने के नाम से उनका मुंह बिगड़ जाता है। तू फिक्र न कर, इस बार कुछ भी करके आई को मना लेंगे मैं और प्रकाश। इस बार आई की जिद नहीं चलेगी। हाँ नहीं नहीं, मुझे नहीं आना शहर। तुम्हारा वो शहर मुझे रास नहीं आता, कितना शोर होता है वहाँ पे, आंखों के साथ मेरे कान भी खराब हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अगर मुंबई में अच्छे से इलाज होगा तेरी आंखों का। हाँ, क्या हुआ है मेरी आंखों को? तो बिना वजह बात को बढ़ा रहा है। सब कुछ तो दिखता है मुझे। तू सत्येंद्र है, ये प्रकाश है, और वो उर्मिला है। मुझे मालूम है वो चोर की वजह से तुम लोग डर गए हो। मगर ये बात क्यों भूल जाते हो? वो चोर को मैंने घर में घुसने नहीं दिया, बाहर से बाहर भगा दिया। पळून लावलं मी त्याला। आई, अरे बात वो नहीं है, बात तेरी आंखों की है। तेरी आंखें पहले से ज्यादा कमजोर हो गई है। अब 70 साल की उम्र में जिंदगी ओझल हो रही है, तो आंखों का क्या? मैं बिना आंखों से भी अपने गांव को देख सकती हूँ। भाई इतने साल प्रकाश के साथ रहे, अब थोड़ा टाइम मेरे साथ भी रहे ना। हम दोनों तेरे बेटे हैं, तो दोनों में इतना फर्क क्यों करती है तू? रहने दे। मैं खूब समझती हूँ तेरी नौटंकी। जज्बाती बनकर मुझे उल्लू मत बना तू। प्रकाश, मैं बोल देती हूँ, मैं शहर जाने वाली नहीं। अगर तू जिद कर सकती है ना, तो मैं भी जिद कर सकता हूँ। आखिर तेरा ही बेटा हूं मैं। हाँ? तू मानेगी नहीं तो बच्चे की तरह गोद में उठा के लेके जाऊंगा तुझे। रेणुका मोरे की नजर धुंधली पड़ती जा रही थी, इसलिए उनका बड़ा बेटा सत्येंद्र जिद करके उन्हें अपने साथ मुंबई शहर ले आया, ताकि अपनी मां की आंखों का बेहतर इलाज करवा सके। लेकिन शहर में इस बुजुर्ग महिला के साथ जो अनहोनी घटी, उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 2000 की घड़ी लेना मतलब पैसों की बर्बादी है। आजकल तो वो मोबाइल पे टाइम, तारीख सब पता चलता है। बोल, तू है इसका? अरे मुकुल, 2000 रुपए मतलब बहुत ज्यादा है। आई, मैं जा रही हूँ। हाँ बेटा। अज्जी,
मी येते. संभल के जाना हाँ बेटा. बाबा ये 2000 वाली सस्ती ही है, इससे भी महंगी घड़ियां होती है. अरे बाड़ा देख, अभी मैं, तेरी आई, तू, तन्वी चारों कमा रहे, इसके लिए घर के लिए कुछ पैसे बचा पा रहे. ये 2000 की घड़ी लेना मतलब पैसों की बर्बादी है. अच्छा तेरी खुद की पगार 3000 रुपए और इतनी महंगी घड़ी ले रहा है तू. हाँ, आजकल तो वो मोबाइल पे सब कुछ दिखता है, टाइम तारीख सब पता चलता है, तो घड़ी की क्या जरूरत है. अगं आजी तुला समजणार नाही, वो काम करते वक्त हर बार मोबाइल तो नहीं देख सकता ना मैं, और वक्त के साथ चलने के लिए ये कलाई में घड़ी होना बहुत जरूरी है. आई तू थाम, तुझे घड़ी चाहिए ना. हाँ. मनीषा सुन, वो अलमारी में मेरी घड़ी पड़ी है ना, वो इसे दे देते हैं. वैसे भी अलमारी में पड़ी है, मैं तो पहनता नहीं. देखती हूँ मैं. बहुत महंगी घड़ी है, उस टाइम मैंने 4000 रुपए की ली थी. वाह बाबा, आप तो अभी मुझे लेक्चर दे रहे थे बचत का, और आपने 4000 की घड़ी खरीदी थी. तब कोई डिस्काउंट चल रहा था 70% का, तो 1200 में पड़ी थी. की कीमत तो वैसे 4000 रुपए थी. कहाँ रखी है? कहीं भी नहीं दिख रही है. क्या बात कर रही हो? अरे यहीं तो थी. सब जगह देखा, कहीं भी नहीं दिख रही है. हटो सर. क्या हुआ, नहीं मिली? तुम बिना चीजें कहाँ रखती हो? बिल्कुल नई घड़ी थी, एक बार भी नहीं पहनी थी मैंने. यहीं रखी थी, कहाँ जाएगी? अरे मुझे क्या पता, मैंने तो काफी दिनों से देखी तक नहीं है. कहाँ जा सकती है? बाबा आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे तो आज ही पता चला है घड़ी के बारे में. अरे ऐसे कैसे गायब हो सकती है? कितनी महंगी घड़ी थी. कहीं चोरी तो नहीं हुई? हो सकता है. आप और मुकुल काम पे निकल जाते हैं, तन्वी कॉलेज, मैं भी काम पे चली जाती हूँ. दोपहर में आई अकेली रहती है घर पे. हो सकता है ना चोरी हो गई हो. और आज को ठीक से दिखाई तो देता नहीं है. कोई आया भी होगा तो भी उन्हें पता नहीं होगा. जाने दो, छोड़ो इस बात को. ऊपर से आई को दरवाजा खुला रखने की आदत है. हो सकता है कि मैंने कहा ना, जाने दो, छोड़ दो इस बात को. अरे आई ने सुन लिया तो उसको बुरा लगेगा, फिर वापस गांव जाने की बात करेगी. तो यहीं कहीं रखी होगी, थोड़ा और ढूंढेंगे तो मिल जाएगी. हाँ चलो मैं काम पे जाता हूँ. बाबा की घड़ी के चक्कर में मेरी घड़ी की तो बात ही रह गई. आइए तो. हाँ, और सुन, संभल के चलाना तेरी काली पीली को. मम्मा जी, ये देखिए आपसे मिलने आए हैं. कौन है दुनिया? स्वीटी मैडम, हमारी चीफ गेस्ट है. हाँ तन्वी, आई घर पे ताला लगा है. ऐसा कैसे? तेरी आजी होगी ना घर पे, वो तो कभी दरवाजा भी नहीं बंद करती, ताला कैसे लगाएगी? अरे मैं घर के बाहर ही खड़ी हूँ आई. मुझे लगता है अज्जी कहीं बाहर गई है. टीवी बंद करना भी भूल गई, बाहर तक आवाज आ रही है मुझे. कहाँ गई होगी? अच्छा तू 10 मिनट रुक, मैं आती हूँ अभी. तब तक तू आस पड़ोस में देख, तेरी आजी शायद वहीं कहीं हो. लक्ष्मी काकी, काय झालं तन्वी? लक्ष्मी काकी आजी है क्या अंदर? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? घर पर भी नहीं है, बाहर ताला लगा हुआ है और अंदर टीवी चल रहा है. तेरी आजी तो कभी कहीं नहीं जाती. पता नहीं कहाँ है. मैं नीलू काकी से पूछती हूँ. क्या हुआ? आई अज्जी कहीं नहीं मिली मुझे. ले पकड़. आई तो कभी दरवाजे पे ताला लगाती नहीं है. जसविंदर को प्राइज 3 महीने से तो ऐसा कभी नहीं हुआ. दरअसल उसकी समझ में नहीं आ रही. कहीं ना कहीं छू लिया. आई अज्जी, और किस तरह से आप लोगों से भी मुलाकात हो गई? आप लोगों ने आई, आई.
और शायद इसी शर्ट से पूछा गया। घर वालों से पता करो ये शर्ट किसकी है। ये मेरी शर्ट है। शर्ट फॉरेंसिक लैब भेज दो। तन्वी जब घर लौटी तो दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। टीवी भी चल रहा था, बाहर तक आवाज आ रही थी। आई घर से बाहर नहीं निकलती थी, ज्यादा से ज्यादा घर के बाहर बैठती थी या खाट पे लेट जाती थी। 3 महीने से वो है हमारे साथ। उसके आने के बाद से हमने ताला नहीं लगाया घर में। सर, दरवाजा कहीं से भी डैमेज नहीं है। लगता है कातिल घर के अंदर जबरदस्ती नहीं आया था। जब आपकी आई घर पर अकेली होती थी तो दरवाजा खुला रखती थी क्या? आई को बंद कमरे में रहना पसंद नहीं था साहब। साहब, मैं इनके बाजू में रहती हूँ। रेनू काका की जब भी घर में अकेली रहती थी वो बाहर ही बैठती थी। उनको आदत थी बाहर बैठने की, और पास से कोई भी गुजरता था ना, उनसे बुला के बात करती थी। आज आपकी रेणुका जी से मुलाकात हुई थी क्या? नहीं साहब, मैं सुबह से घर के काम में ही लगी हुई थी। आपने यहाँ घर के अंदर किसी को आते हुए या फिर घर से बाहर किसी को जाते हुए देखा था? जी नहीं साहब, काम में इतनी उलझी हुई थी कि ध्यान ही नहीं गया। आप में से किसी ने कोई चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी क्या? नहीं सर। तुम्हारे पास घर की चाबी नहीं थी क्या? नहीं, जब से अज्जी यहाँ पर है मैं चाबी नहीं लेके जाती। घर की कितनी चाबियां कुल? 2, एक आई के पास और एक घर के ताले में रहती है। मतलब जिसने ताला लगाया वो चाबी अपने साथ ले गया होगा। तीन महीने पहले गांव से शहर आई 70 साल की रेणुका मोरे की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी। ये मर्डर केस मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए चुनौतियों से भरा रहा। इस केस से जुड़े सवाल तो कई थे लेकिन जवाब बहुत कम। सबसे बड़ी मुश्किल आई इस कत्ल की वजह तलाशने में। रेणुका मोरे की आंखों की रोशनी की तरह इस केस के पीछे का मकसद भी ओझल नजर आ रहा था। मनीषा और सत्येंद्र का कहना है कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ सिवाय उस ताले की चाबी के। राइट सर। ये परिवार कोई पैसे वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कातिल चोरी करने के इरादे से घर में गया। हो सकता है सर, लेकिन कातिल ने अलमारी खोली जरूर थी, कपड़ों को भी उथल पुथल किया था, पर उसने कुछ चुराया नहीं। शायद वो किसी खास चीज की तलाश में था सर। आई नहीं जाना चाहती थी शहर, लेकिन हमारी जिद की वजह से गई। सर, दोनों के ब्लड ग्रुप मैच हो रहे हैं। शर्ट पर जो खून लगा है वो रेणुका मोरे का ही है। मतलब कातिल ने फर्श पे गिरे खून को इसी शर्ट से साफ किया। जाहिर सी बात है कातिल ने टीवी की आवाज तेज रखी ताकि विक्टिम के चीखने चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई ना दे। सत्येंद्र ने बताया सर कि उसकी माँ की आंखें कमजोर थी, वो दिन में भी ठीक से नहीं देख पाती थी। शायद कातिल भी इस बात से वाकिफ था। उसे लगा होगा कि घर में वो आसानी से दाखिल हो जाएगा और अपना काम करके निकल जाएगा। रेणुका मोरे ने उसे रोकने की कोशिश की होगी, दोनों में झड़प हुई होगी और इस झड़प में रेणुका जी की मौत हो गई। सबसे अजीब बात तो यह है सर कि कातिल ने दरवाजे पर ताला बाहर से लगाया और फर्श भी साफ किया। और जब ये कत्ल हुआ तो परिवार के सभी लोग घर से बाहर थे। सबसे पहले तन्वी घर पर लौटा, उसी ने घर पर ताला लगा दिया, उसी ने अपनी आई को बताया। मंगेश, कल तन्वी को थाने बुलाओ, इस वारदात की फिर से जांच शुरू करते हैं। शायद कोई कड़ी छूट गई। बाबा कुछ तो खा लीजिए। आई क्राइम ब्रांच से फोन आया था, कल बुलाया है। सर, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। तुम कॉलेज से रोज घर आती हो, घर पर खाना खाकर हमेशा काम पर चली जाती हो। जी। पिछले 3 महीने से, मेरा मतलब
जब से तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ रहने आई तब से कॉलेज से लौटते वक्त वो हमेशा तुम्हें घर पर ही मिली? जी हाँ सर। उससे पहले? उससे पहले चाबी मेरे पास ही रहती थी। आज ही के आने के बाद कभी चाबी लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैं चाबी घर पर ही छोड़ देती थी। मतलब जिस चाबी से ताला लगाया गया वो चाबी तुम्हारी थी? जी। 8 साल हो गए मुझे इस चौल में, तब से मनीषा और उसके परिवार को जानती हूँ। लेकिन रेणुका मोरे को यहाँ आए अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे, है ना? रेणुका काकी ने 3 महीने में ही सालों का रिश्ता बना लिया था। शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनको नहीं जानता हो। सबसे बातें करना, सबका हालचाल पूछना, ये समझ लीजिए शौक था उनका। वो लोगों को रोक रोक के बातें करती थी। हम सबको भी बहुत अच्छा लगता था इनसे बात करने को। अच्छा, ये सत्येंद्र का बड़ा बेटा मुकुल कहाँ काम करता है, पता है आपको? हाँ, वो यही सांता क्रूज में किसी गैरेज में मैकेनिक है। यहाँ ताला हमेशा यहीं रखते हैं और चाबी उसके अंदर, पर पिछले 3 महीनों से ताला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, आप अपनी माँ की आंखों का इलाज कौन से अस्पताल में करवा रहे थे? जी, वो स्टेशन के बगल में सरकारी अस्पताल है, वहां पर। आंख नजदीक लाइए। हाँ। और नजदीक लाइए। और नजदीक लाऊंगी तो मशीन आंख में घुस जाएगी, वैसे ही मुझे कम दिखता है। कुछ नहीं होगा माँ जी, आप लाइए तो सही। दोनों आंखों की कॉर्निया काफी डैमेज हो चुकी है। ऐसे केसेस में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको उनका ख्याल रखना होगा, क्योंकि वक्त के साथ आंखें और कमजोर हो जाती हैं। कोई तो इलाज होगा। मैं गांव से शहर आई को इसी उम्मीद में लेके आया हूँ। एक ही तरीका है, ट्रांसप्लांट करना होगा। लेकिन इस उम्र में ऑपरेशन कामयाब होने के चांसेस बहुत कम है। आई गांव में रहना चाहती थी, शहर में रहना उसे पसंद नहीं था, लेकिन मैंने जिद की, उसे जबरदस्ती यहां पर लेके आया। इतने सालों से वो आपके साथ रह रही थी? जी हाँ साहब। सुनीता। ये सर। इस लड़की के बारे में पता करो। कल के बाद घर पर सबसे पहले तन्वी ही पहुंची थी। इसने ही घर पर ताला लगा देखा। इसकी कही हर बात वेरीफाई करो। यस सर। साहब, ये मुकुल स्टेशन के पास काबरा के गैरेज में काम कर रहा है। 12वीं तक पढ़ा है, ईमानदारी से काम करता है। शक करने लायक कोई बात? साहब, ये लड़का शौकीन मिजाज है, लेकिन शक करने वाली बात कोई सामने नहीं है। ऐसी बातें सामने नजर नहीं आती हैं रफीक, खोद के निकालनी पड़ती हैं। दरवाजा खुला था जब कातिल घर में आया, और जब गया तब ताला लगा कर गया। पूरे चांसेस हैं कि इसमें घर का कोई सदस्य शामिल है। दादा, पुलिस ने थाने पे बुलाया है, कुछ बात करनी है। उर्मिला, एक घर में काम बाकी है। 2 बार मैडम का फोन आ चुका, मैं निपटा कर आती हूँ। तू यहाँ देख लेना। हाँ हाँ भाभी, मैं संभाल लूंगी। जी साहब, हम दोनों भाइयों ने मिलकर तय किया था आई को शहर लेकर आने का। लेकिन आपकी आई इससे खुश नहीं थी। आई को शहर का माहौल पसंद नहीं था। उसकी सारी जिंदगी गांव में ही गुजरी थी ना। और जिंदगी खत्म हुई शहर में आकर। आपकी भाभी मनीषा और आस पड़ोस के लोगों ने हमें बताया कि आपकी आई घर का दरवाजा हमेशा खुला रखती थी, और शायद कातिल ने इसी का फायदा उठाया। बचपन में जस्सी कैसी थी? वो मेले वाले दिन मेरे कहने का मतलब है कि मेले वाले दिन के पहले वो मासी ने बता दी थी। सच्ची में अब यकीन नहीं करोगी थी, तूफान मेल थी एकदम। नहीं नहीं मम्मा जी,
मैं ऐसे नहीं थी। कोई ऐसे कैसे नहीं थी, सबूत है जी मेरे पास। एक मिनट में अभी लेके आता हूँ फोटो एल्बम, आप देखो। इसकी सुपरमैन बन के खड़ी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सत्येंद्र को पसंद नहीं था आपकी आई का यहाँ आना? पसंद नहीं था मतलब ये कि सत्येंद्र का अपनी आई के साथ कोई मनमुटाव था, आपके साथ कोई अनबन थी, कोई झगड़ा था गांव की जमीन को लेकर या गांव के घर को लेकर? नहीं साहब, सत्येंद्र दादा ऐसे नहीं है। आई की तो बहुत अच्छी बनती थी उनसे। 20 साल से दादा शहर रहते, मुझसे ज्यादा कमाते और हर 3 महीने बिना चुके आई को पैसे भी भेजते थे ताकि गांव में मैं उनका इलाज अच्छी तरह से करवा सकूं। जब हम दोनों को आई की बहुत फिक्र थी और इसीलिए दादा ने खुद कहा था कि वो आई को शहर ले जाएंगे और वहां उसका इलाज करवाएंगे। हाँ सुनीता बोलो। तन्वी की सारी डिटेल्स निकाली हैं, उसके दोस्तों से भी बात की है सर, लेकिन ये शक करने लायक जैसा कुछ निकला नहीं। पढ़ने में काफी अच्छी है तन्वी और पार्ट टाइम जॉब भी करती है ताकि फैमिली को सपोर्ट कर पाए। काफी सिंसियर है और ये बॉयफ्रेंड वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है सर, सत्येंद्र के बेटे मुकुल के बारे में पता किया। गैरेज में मैकेनिक है, थोड़ा बनठन के रहने का शौक है, लेकिन कोई बुरी आदत या संगत नहीं है। उसके मालिक ने भी कहा कि बड़ी लगन के साथ काम करता है। सत्येंद्र, मुकुल, तन्वी और मनीषा सबके बारे में अच्छा ही सुनने को मिल रहा है, लेकिन हमें सिर्फ सच सुनना। क्या वाकई में फैमिली में किसी को रेणुका मौर्य से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? सर मुझे लगता है कि इस केस में जो सबसे बड़ी चीज मिसिंग है वो है वजह। वजह? उस दिन कातिल किसी इरादे से घर में गया था, शायद उसे रेणुका जी से कुछ चाहिए था या फिर घर से, लेकिन क्या? सर किसी के भी फोन रिकॉर्ड्स में शक करने जैसा कुछ नहीं मिला है। उनके फोन रिकॉर्ड्स उनके बयान से एग्जैक्ट मैच करते हैं? जी सर। तन्वी का कहना है कि तकरीबन 2:15 बजे वो अपने घर पहुंची। जब घर पहुंची तो घर पे ताला लगा हुआ था। उसने अपनी माँ को फोन किया। ये बात उसके फोन रिकॉर्ड से कंफर्म होती है सर। और तन्वी के फोन करने के 15 मिनट के अंदर उसकी माँ घर पहुंच गई। आई तो कभी दरवाजे पे ताला लगाती नहीं है, 3 महीने से तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी माँ कहाँ से रही थी? वो सेंटा क्रूज में ही किसी मिसेस दीपिका सोनी के यहाँ काम कर रही थी। उसने अपनी माँ को फोन किया 2:15 बजे और उससे 10 मिनट पहले यानी 2:05 पर उसकी इस नंबर पर बात हुई। ये नंबर किसका है? ये ज्वेलरी शॉप के मालिक का नंबर है सर, जहाँ तन्वी काम करती है। इस नंबर की डिटेल्स निकलवाई है मैंने। सर रघुराम जादव नाम है इसके ओनर का, मैंने इससे बात भी की। इसका कहना है कि तन्वी ने बताने के लिए फोन किया था कि उसको आने में शायद थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि उसे घर पे ताला लगा हुआ है। कहीं हम गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रहे? हो सकता है तन्वी का इस केस से कोई लेना देना ना, ये दोनों सास बहू के बीच की प्रॉब्लम है। मनीषा अपने पति और दोनों बच्चों के घर से जाने के बाद सबसे आखिर में घर से निकलती है। हो सकता है दोनों सास बहू के बीच कोई कहासुनी होगी। और सर वैसे भी ये दोनों सिर्फ 3 महीने से साथ में रह रहे थे। सत्येंद्र को ना सही, लेकिन सर हो सकता है मनीषा को अपनी सास का घर आना अच्छा न लगा हो। सोचा तो ठीक है, पर आई मानेगी? मुंबई आने के नाम से उनका मुंह बिगड़ जाता है। और हो सकता है मनीषा ने अपनी सास को मार डाला और उसने अपनी बेटी तन्वी की इस काम में मदद ली। लेकिन सर तन्वी के फोन करने के 15 मिनट में ही मनीषा घर लौटी थी और जब तन्वी ने फोन किया था तब मनीषा सेंटा क्रूज में ही किसी के यहाँ काम कर रही थी। और ये बात मैंने वेरीफाई भी की दीपिका सोनी से, जिनके घर उस वक्त मनीषा काम कर रही थी। शक की इसमें घूम तो सब पर रही पर किसी एक पे टिक नहीं रही। सर भले ये मर्डर घर में हुआ है, पर यह भी तो हो सकता है कि इस मर्डर में घर के किसी भी सदस्य का हाथ नहीं है। तो फिर किसका हाथ हो सकता है? कोई क्लू तो मिले। आखिर क्या वजह हो सकती है एक 70 साल की बुजुर्ग को इतनी बेरहमी से मारने की? सत्येंद्र लगातार क्राइम ब्रांच के चक्कर काटता रहा, इस उम्मीद में कि शायद पुलिस को कोई सुराग मिला या उसकी मां के कातिल का पता लगा हो। सत्येंद्र अपनी मां की मर्जी के खिलाफ उन्हें अपने घर लाया था और उसके बाद यह सब हुआ। यह ख्याल उसे मन ही मन सता रहा था, एक बोझ सा महसूस कर रहा था वो। उसके लिए यह जानना बेहद जरूरी था कि उसकी मां को ऐसी बेरहम मौत क्यों मिली, उसके साथ आखिर क्या हुआ था। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मामला कहीं आपके गांव से तो किसी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। साहब आपको ऐसा क्यों लगता है? आपके भाई प्रकाश ने बताया कि जब आप अपनी आई को यहाँ पर लेके आए, उससे कुछ ही दिन पहले आपके गांव के घर में कोई चोर दाखिल हुआ था। कौन है? चोर पकड़ो! अरे चोर 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 घुसा है
हाँ सर, इस घटना के बारे में प्रकाश ने मुझे फोन करके बोला था। अगले हफ्ते मैं आई को यहाँ पर लेके आया। इस केस में एक बात बहुत अजीब लग रही है। कातिल ने घर के बाहर के दरवाजे पर ताला लगाया, ताला टीवी के पास रखा था। हो सकता है कोई चोरी करने के इरादे से आया हो, और जैसा कि आपके गांव के घर पर हुआ, आपकी आई ने उसे भगाने के लिए शोर मचाया और उसने अपने आप को बचाने के लिए आपकी आई की जान ले ली हो। चोर सब मेरे घर से कोई क्या चुरा सकता है? यही सोचकर हमने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन अभी हम किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहते। आप श्योर हैं कि आपके घर से कुछ भी गायब नहीं हो? आपने सारी चीजें अच्छे से चेक की? सारी चीजें वैसे ही है जैसे थी। मेरे घर से कोई क्या चुरा सकता है भला? हाँ साहब, कुछ दिन पहले मेरी घड़ी गायब हो गई। अरे ऐसे कैसे गायब हो सकती है? कितनी महंगी घड़ी थी? 4000 की घड़ी थी साहब। एक मिनट, ये घड़ी गायब कब हुई? मालूम नहीं साहब, आई के गुजरने के करीब 1 हफ्ते पहले पता चला। आखिरी बार अपनी घड़ी ये कब देखी थी? और आई को गांव लेने गया था, तब सोचा था पहन के जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि रास्ते में कहीं चोरी हो गई, कहीं खो गई, तो इसलिए नहीं पहनी। बस वो आखिरी बार मैंने घड़ी देखी थी। इसका मतलब घड़ी आपकी आई के यहाँ आने के बाद गायब? शायद। हो सकता है घड़ी किसने चुरा ली हो आपके घर से। देखिए, आपकी आई घर के बाहर बैठती थी, कभी कभी वहाँ सो भी जाती थी, दरवाज़ा खुला रहता था, उनकी आंखें भी कमज़ोर थी, तो हो सकता है किसी ने मौके का फ़ायदा उठाकर आपके घर से आपकी घड़ी चुरा ली। हो सकता है। ज़रा सोच के बताइए, उन 3 महीनों में आपके घर पर कोई आया था? खास करके तब जब आपकी आई के अलावा घर पर कोई नहीं था। बेटा, ये टीवी ठीक करवा दे, कब से मरा पड़ा है। दोपहर के टाइम में चौल में भी कोई नहीं दिखता, तुम लोग काम पे चले जाते हो, मेरा वक्त नहीं कटता। ठीक है, कल मैकेनिक को बुला देता हूँ। भूलना नहीं, मैं तो प्रकाश को बुलाकर गांव चली जाऊंगी। आज आई नहीं भूलूंगा, लेकिन ये बार बार गांव जाने की धमकी मत देना। चले तो। उसी दिन मैंने एक टीवी मैकेनिक से बात की, अगले दिन वो घर पर आ गया। माँ जी, सत्येंद्र मोरे का घर यही है ना? वो टीवी रिपेयर करना था ना? हाँ हाँ, आओ आओ, कुछ करो इसका। ना कुछ बोलता है, ना ठीक से चलता है। कौन है आई? अरे इरफान तुम? हाँ। अरे देखो तो ये टीवी को क्या हुआ है, इसको रिपेयर करके ही जाना, और जो भी पैसा होगा मैं दुकान पे आके दे दूंगा। ठीक है साहब। हाँ? आई रिपेयर करेला तो चले तो भी। बेटा, कितना टाइम लगेगा? माँ जी, पहले देखने तो दीजिए, क्या दिक्कत है, पहले पता तो चल जाए। आई ये ते, हाँ तो ठीक कर रहे हैं ना बेटा? कर रहा हूँ माँ जी। वो क्या है ना बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, बस सुनाई सब देता है। उस टीवी का वॉल्यूम बराबर ठीक करके रखना। रात को जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि टीवी एकदम सही चल रहा था, तो दूसरे दिन मैंने इरफान के दुकान पर जाके उसके पैसे दे दिए। तब मेरे ख्याल से इरफान एक ही आदमी है जो आई के आने के बाद हमारे घर आया था। ये इरफान शेख की दुकान है? हाँ साहब, यही है। कब खुलती है? पता नहीं साहब, इरफान तो ईद का चांद है, उसे खुद को पता नहीं रहता वो कब निकलेगा। गांजा पी के पड़ा होगा कहीं, एक नंबर का गंजेड़ी है साहब। इरफान शेख रहता कहाँ? इसी चौल में रहता है साहब, ये सामने वाली गली में। इरफान शेख यहीं रहता है? जी साहब। अभी कहाँ है वो? पता नहीं साहब, कुछ बताता थोड़ी ना है। अच्छा, कुछ बता सकती हो इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? जी नहीं साहब, सुबह सुबह निकल जाता है और देर से आता है, अपने मर्जी का मालिक है।
एक नंबर का नशेड़ी साहब। नशा करना उसके लिए सांस लेना जितना जरूरी है साहब। और अपनी इसी तलब को ना साहब वो चोरी करके पूरी करता है। यहाँ तक कि उसने चोर के लोगों तक को नहीं छोड़ा। सबके सब कहते हैं साहब इरफान को ना घर पे टीवी सही करने के लिए बुलाना, यानी कि चोर को दावत देना। कुछ बता सकता है इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? हाँ साहब। बैठ गाड़ी में। ये क्या किया साहब? क्या दिक्कत है? बड़ी मुश्किल से तो माल का जुगाड़ किया था और मैं अपने लिए खरीदता हूँ, धंधा थोड़ी करता हूँ मैं। तेरा धंधा तो टीवी रिपेयरिंग का है ना, लेकिन आजकल तू अपनी दुकान नहीं खोलता। अपनी दुकान अपनी मर्जी, जब चाहे बंद रखूँ। आपको क्या दिक्कत है साहब? थाने चला हमारे साथ, फिर तुझे बताते हैं कि दिक्कत क्या होती है और दर्द क्या होता है। अरे ऐसे पकड़ के काय को ले जा रहा? इरफान शेख एक टीवी मैकेनिक जो एक बार टीवी रिपेयर करने के लिए सतेंद्र के घर आया था, वो अब इस केस का मुख्य संदिग्ध था। क्राइम ब्रांच के पास अब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, सिर्फ शक था। क्या शक की सुई इस बार सही निशाने पर लगी थी? मेरे को अंदर क्यों डाला है साहब? मैंने क्या किया है साहब? पिछले 1 महीने से तेरा फोन बंद है। अरे मेरी बीवी ने कोई कंप्लेन किया है क्या साहब? हैं? मेरा फोन बंद है, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? अरे प्रीपेड है, बैलेंस खत्म है, बात खत्म। हिल गया ना बैलेंस सर? हाँ, अब तू एक बात ध्यान से सुन। तेरे फोन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। 3 जनवरी को तेरा फोन ऑन हुआ था और लोकेशन थी सतेंद्र मोरे के घर के आसपास, जहां कुछ ही दिन पहले तू टीवी रिपेयर करने गया था और 3 तारीख को वापस आ गया। सही कह रहा हूं? हाँ? जैसे तुझे लत है ना गांजे की, वैसे ही मुझे भी लत है सच सुनने की। अगर तूने कुछ भी झूठ बोला तो दम मारना तो दूर, सांस लेने में भी दम लगेगा। बोल, तू नहीं मारा है ना उस बुजुर्ग औरत को? हाँ? अब तू मुंह खोलेगा या फिर मैं तुझे खोलना शुरू करूं? आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूं, तो नहीं मारा है ना उसको? बोल! हाँ साहब, मैंने मारा है उसे। क्यों मारा? क्यों मारा? साहब बुरी हालत हो गई थी साहब, नशा चाहिए था मुझे साहब, लेकिन माल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा बुढ़िया के पास कुछ न कुछ मिल जाएगा। पहली बार गया था ना, सब मिला था। अरे मान घड़ी बेचने के बाद कुछ दिनों के लिए बंदोबस्त हो गया था साहब, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से कड़की छा गई। मुझे बड़ी तलब लगी हुई थी, गांजा चाहिए था मुझे, लेकिन माल खरीदने के लिए माल नहीं था साहब मेरे पास। मुझे अचानक ख्याल आया, बुढ़िया बोली थी कि उसको ठीक से दिखाई नहीं देता है। सोचा पिछली बार की तरह हलवा होगा हाथ मारना। मुझे उस वक्त गांजे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैडम जी आप आइए ना,
मम्मा जी, ये देखिए आपसे मिलने आए हैं। कौन है जूनिया? स्वीटी मैडम, हमारी चीफ गेस्ट है। पूरी अलमारी छान मारी पर कुछ नहीं मिला। भेजा घूम रहा था मेरा। ये यहाँ कैसे आ गई? कौन है? अगर बाहर आ गई तो मेरा तो पूरा भांडा ही बोल। हो जाना है। तू है इसका? कौन है रे? मेरे को पता था बुढ़िया को ठीक से नजर नहीं आता। मैंने सोचा भाग लेता। कौन है तू? ए? बुढ़िया शोर मचाने लगी। मैं डर गया था साहब। बैठिए, बैठिए। सब उल्टा हो गया साहब। पैसे भी नहीं मिले और ऊपर से ये लोचा हो गया। फिर मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया और दुकान जाना भी छोड़ दिया साहब। घड़ी कहाँ बेची तूने? वो एक दुकान पे बेच दी साहब। 900 मिले थे उसके। इसे उस दुकान पर लेकर जाओ जहाँ इसने घड़ी बेची थी। सबूत के तौर पर हमारे काम आए। फिर वहां से वापस लाने के बाद इसके बॉडी के हर पार्ट की जम के मरम्मत कर। साहब पता नहीं प्रकाश, लेकिन रह रह के ये ख्याल आता है कि अगर आई को मैं यहाँ लाने की जिद न करता तो शायद ये न होता। दादा, आप खुद को दोष मत दो। आप नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला था। और कौन ये सोच सकता था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। देखो ना, इस गांव में जब चोर आया था तब भी तो ऐसा कुछ हो सकता था ना। दादा देखो, संभालो अपने आप को। आपने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आए के लिए जो कुछ भी हो सके आपने हमेशा वो किया था दादा। इरफान शेख पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने के लिए धारा 201 और हानि पहुंचाने के इरादे से किसी के घर के अंदर जबरदस्ती जाने के लिए धारा 452 लगाई गई है। बेहद दुख की बात है कि ऐसी जिंदा दिल औरत की जिंदगी का अंत इस तरह से हुआ। दुख उन दोनों भाइयों सत्येंद्र और प्रकाश और उनके परिवार के लिए भी होता है, जो अपनी मां की देखरेख में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे, हर मुमकिन तरीके से उनका ख्याल रख रहे थे और जिन्हें अब अपनी मां की कमी हमेशा खलेगी। इरफान इस वक्त न्यायिक हिरासत में है और अपने पीछे छोड़ गया है अपनी बदहाल बीवी और बच्चे को, जो पहले से ही उसकी नशे की लत और परिवार के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैये से परेशान थे। अरे वो कितने जा सके है? कोई सड़क पे जाके भी तो दिखाओ। मैं तो रोड से ही आ रहा हूँ, वो तो नहीं मिली वहाँ। कोई बातें जाओ, खेत की ओर तो नहीं गई। कविता! 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 कविता को देखा क्या कहीं? नहीं नहीं, नहीं। अरे सुन, कविता को देखा था ने? नहीं। कविता! कविता!
छोड़ी कविता। काका काका थाने कविता को देखियो के? ना बेटा, मैं तो कौन देखियो आज। शैलेश भैया, मैं बाजार जाके देख के आता हूँ। हो सके वो कहीं वहां ना चली गई हो। ठीक से अशोक, जरा ध्यान से देख लो। ठीक है पवन, हम लोगों ने स्कूल जाके देखना चाहिए, शायद वहां की हो। हाँ चलो भैया चलो। काय भी बाबू, कविता मिली काय? नहीं बाबू, कविता के बापू गए हैं गांव वाले के साथ उसे ढूंढने के लिए। कट्टे गए होंगे मारे चोरी। कविता कविता कविता। अरे रोहित, तूने कविता को देखा क्या? नहीं, मैं तो खुद अभी उसे ढूंढने के लिए ही निकल रहा था। कट्टे चली गई है छोरी। स्कूल गांव सब जगह तो देख लिया हमने। शैलेश भैया, मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन अभी 2-3 दिन से ना एक बाबा गांव में घूम रहा है, तो हो सकता है ना कि उस बाबा ने कहीं कुछ। बाबा? लेकिन बाबा के हो सके शैलेश भैया, चलो खेतों में चलते हैं। वो बाबा वहीं पेड़ के नीचे पड़ा रहे, चल के देख लेते हैं उसने। हाँ, खेतों में देख लो, मैं गांव के इस तरफ देख लेता। ठीक है सौरभ, तू भी ढूंढ। चलो भैया। कविता एक 8 साल की बच्ची है जो अब लापता थी। वो दोपहर में अपनी माँ के साथ स्कूल से घर लौटी थी। नहीं, दादाजी ने ठीक ना किया, कहा था कि स्कूल लेने आएंगे। ना लाडो, कोई जरूरी काम में फंस गए होंगे दादाजी, इसलिए। नहीं, मुझे भी तो कितना काम रहता है, ट्यूशन जाना, टीवी देखना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, और तो दादाजी को अंग्रेजी सिखाना। मैं तो कभी बहाना नहीं बनाती। आज से मैं उनके साथ कट्टी हूँ। कविता के दादाजी ने वादा किया था कि वो उसे लेने उसके स्कूल आएंगे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाए और इस बात पर कविता उनसे नाराज थी। आ गई मारी बिटिया। तो आ गई, पर आप मुझे स्कूल लेने क्यों नहीं आए? अरे बिटिया, थारा बापू मारे को दुकान थमाकर बाहर चले गया खरीदारी करने। अब मैं क्या करता? इस सारी गलती ना थारे बापू की है। बापू की नहीं, बापू के बापू की गलती है। मैं आपसे कहती हूँ, अब मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी। अरे ऐसा ना बोल बिटिया, कि थारे अलावा कौन है जो मारे को अंग्रेजी सिखाएगा? अच्छा, गलती हो गई, हमको माफ कर दो रानी साहिबा। नहीं, पहले शाम को घुमाने ले जाना पड़ेगा, फिर हम सोचेंगे। जो हुक्म रानी साहिबा। ठीक है, हम शाम को आपको ले चलेंगे। और 100 बार लिख कर देना होगा, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। 100 बार? हाँ, 100 बार। ठीक है मारी मास्टरनी जी। दोपहर का वक्त था, कविता के दादाजी सो रहे थे, लेकिन कविता बेसब्र हो रही थी। दादाजी उठो, दादाजी उठो ना, दादाजी। कविता, दादाजी क्या कर रही है? अभी तो सोए है ना वो, क्यों जगा रही है उन्हें? नहीं, दादाजी ने कहा था कि घूमने लेके जाएंगे। बदमाश, उन्होंने कहा था शाम को लेके जाएंगे, जब दादाजी उठेंगे तब लेके जाएंगे। नहीं, मुझे अब भी जाना है। देख, तू परेशान मत कर, मारे को बहुत काम है, या तो तू सो जा, नहीं तो कुछ पढ़ाई कर ले, हमारा दिमाग मत खा तू। ठीक है, नहीं खाती, पर पहले मुझे गुलाब के लिए 5 रुपए दे दो। अब तो हर बात मानने के लिए पैसे लेगी मुझसे? हाँ, गुलाब के लिए ही तो ले रही हूँ, आगे जाके मुझे पढ़ाई में काम आएंगे ना। अच्छा, नौटंकी, चल अंदर, दे तू तुझे पैसे, बदमाश कहीं की। मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है, 3:30 बजे तक वापस आ जाना, 4 बजे थारे को ट्यूशन जाना है, भूलना मत। 4 बजे ट्यूशन जाना है और 5 बजे दादाजी के साथ। सब कुछ याद है मैंने, अब बार बार याद दिला के ना मर सर मत खाइयो। क्या बोली तू? मैं तो मजाक कर रही थी, मैं खेलने जा रही हूँ, बाय। कविता को 3:30 बजे तक घर लौटना था, लेकिन 4 बज गए और कविता अब तक घर नहीं लौटी थी। मिलना रही है मतलब 4 बज गए, ट्यूशन जाने का समय हो गया, लेकिन कविता अभी तक घर वापस नहीं लौटी। ढूंढना उसने,
वो पायल के घर या किसी और सहेली के घर देख, मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ आ जाइए आप। क्या हुआ बहू? बापू साहब, कविता अभी तक घर वापस नहीं लौटी। कहाँ गई थी वो? औलाद अगर कुछ देर के लिए भी आंखों से ओझल हो जाए तो माँ बाप उनकी फिक्र में आधे हो जाते हैं। ऐसा ही हाल था कविता के परिवार का। कहां खेलने गई थी कविता? क्यों अब तक नहीं लौटी थी? सवाल मन में उमड़ रहे थे जिनके जवाबों से वो बेखबर थे। उसकी सारी सहेलियों के घर देखा, दिखी कोनी। थारे से कोई नाम लियो तो क्या कथे जा रही है वो? बस इतना कह के गई कि वो खेलने जा रही है। जहाँ 2 दिन से वो बाबा डेरा जमाए बैठा था वो जगह भी देख ली, पर वो बाबा वहां भी कौन नहीं। बाबा? कविता बाबा के पास क्या करने जाएगी? वो किसी अनजान आदमी के साथ ना जाएगी। ना काका साहब, ऐसा ना कह रहे हैं कि खुद गई होगी, लेकिन हो सकता है ना खेलते खेलते गलती से पहुंच गई हो। और वैसे भी आजकल दुनिया में ढोंगी बाबाओं की तो कमी है ना। शांति 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 रखिए, एक एक करके बोलिए। हाँ बोलो, ये बाबा का क्या माजरा? साहब 2-3 दिन पहले गांव में आया था, बाकी उसके बारे में पता कौन है। ये बाबा कोई जादू टोना वगैरह करता है? पता नहीं साहब, बस पेड़ के नीचे बैठा रहता था समाधि लगाए, किसी से बात ही नहीं करता था। पर आप तो कह रही थी कि आपकी बेटी घर के बाहर खेलने गई थी। लाडो तो एक कर गई थी। मुझे पता था 3:30 बजे उसे ट्यूशन जाना है साहब। मैंने उसे याद भी दिलाया था साहब। वैसे हमारे लाडो बड़ी समझदार है साहब। कभी भी खेलने बाहर जाती तो वक्त पर जरूर लौट आती थी साहब। मतलब ये कोई पहली बार नहीं है, वो अक्सर घर से बाहर खेलने जाती है? जाती है साहब, तो गांव में मारो सब एक दूसरे को जाने हैं। खेलने कहाँ जाती है? ज्यादा दूर नहीं जाती साहब। कभी कभी घर के बाहर ही अपनी सहेली को इकट्ठा कर लेती थी और कभी पास वाली सहेली के पास चली जाती है। तो उसकी सहेलियों से पूछा आपने? पूछा साहब, सबसे पूछा, कहीं ना मिल रही। साहब बाजार भी गए थे और स्कूल भी, पर कविता मिली कौन? कविता इस बाबा से मिली है कभी? ना साहब, हमारे हिसाब से तो वो जानती भी ना है बाबा के बारे में। अच्छी है साहब, अपनी मौज में रहती है, उसे क्या पता बाबा कौन है। लेकिन शक की वजह तो बढ़ती है ना। इधर कविता गायब हुई और उधर वो बाबा। कहीं वो बाबा तो कविता को नहीं ले गया? ये बाबा कहाँ बैठता है? सब उधर। साहब इस पेड़ के नीचे बैठा रहता था। इधर आओ। यहाँ जो बाबा बैठा था देखा तुम लोगों ने? जी साहब, 2-3 दिन से वो यहीं पर बैठते हैं और इससे पहले हमने उन्हें कभी नहीं देखा। आज देखा था? जी साहब, सुबह में जब हम लोग खेत पर आ रहे थे तो आंखें बंद करके यहीं पर बैठे हुए थे। तुम लोगों में से किसी ने उनको यहाँ से जाते हुए या किसी से बात करते हुए देखा? नहीं साहब, हम तो यहाँ अपने काम में लगे हुए थे, पता नहीं चला वो कब चले गए। एक 7-8 साल की बच्ची को यहाँ पर खेलते हुए देखा आसपास कहीं? जी नहीं साहब, कुछ देर पहले ये लोग भी यही पूछने आए थे, हम लोगों ने कुछ नहीं देखा साहब। सर, बच्ची की फोटो आसपास के थानों में भिजवा दी है। एक पेट्रोलिंग टीम हाईवे पर भी भेजो। सभी पेट्रोल पंप और ढाबों पर पूछताछ करने के लिए कहो। सबको कविता की फोटो दिखाओ। हो सकता है किसी ने इसे देखा हो। जी सर। विक्रम, रात हो गई है लेकिन बच्ची अब तक घर नहीं लौटी। 8 साल की बच्ची ऐसे कैसे गायब हो सकती है? सुबह गांव के अंदर एक बार फिर से अच्छी तरह से ढूंढवाई करवाते और खबरियों से कहो इस बाबा की कुंडली निकाले। ये 2 दिन से गांव में समाधि लगा के बैठा था या फिर किसी मौके की तलाश में। रात गहरी होती जा रही थी। एक परिवार की चिंता उनके दुख और डर को बढ़ाए जा रही थी। उसे स्कूल लेने नहीं गए, इसलिए नाराज थे।
बांट भी के उसे मैं शाम को घुमाने ले जाने वाला था। तारे को ठीक से याद से ना कुछ कहा था उसने, कटे जा रही है। खुशी ना बोली थी भाई मैं खेलने जा रही हूँ। तुम्हारे से सिर्फ 5 रुपए मांगे थे, मैंने दिए, ऊपर से 2 रुपए के सिक्का भी दिए। उसने उसे गुल्लक में डाल के चली गई। कविता की माँ इस बात से बेखबर थी कि कविता ने सिर्फ 5 रुपए का सिक्का गुल्लक में डाला था और 2 रुपए का सिक्का अपने पास रख लिया था। मैं तो सो रहा था, मैंने तो उसे जाते हुए भी नहीं देखा। पता नहीं कहाँ होगी हमारी लाडो, हमारी कविता। आते हुए सुना मैंने कि राम सिंह जी की पोती खो गई है। हाँ बापू, मैं जब काम से लौट रही थी तब मैंने कविता के बारे में सुना। उसके बापू ने पुलिस भी बुलाई थी, मगर अब तक मिली ना वो। भगवान करे जल्दी मिल जाए। कांता। हाँ, रोहित कहाँ है? हाथ मुंह धोकर आ रहा है। दिन भर वो अभी छोरी को ढूंढने में उनकी मदद कर रहा था। कुछ पता चला? कहाँ गायब हो गई ये चोरी? पता नहीं बापू, सब जगह तो देख लिया। मुझे तो लगता है उस बाबा ने ही कुछ किया है। बाबा? कौन बाबा? मुझे अभी भी गांव आया है वो। आज दोपहर से वो भी गायब है। मगर ये बाबा है कौन? मैं भी 2-3 दिनों से सुन रही हूँ उसके बारे में। पता नहीं कौन है, कोई नहीं जानता उसके बारे में। साहब जी कोशिश पूरी जारी है, मगर सच बोलूं साहब तो चांसेस बहुत कम है। साहब कुंडली बनाने के लिए नाम नंबर पता कुछ तो चाहिए ना, और वैसे भी कोई ये नामी बाबा तो था नहीं। मुझे तो लगता साहब ये कोई फकीर था जो घूमते फिरते इस गांव में आ गया, कुछ दिन रुका और निकल लिया। हो सकता है बच्ची को साथ ले गया हो। बच्ची अगर इस बाबा के साथ होती तो आपकी टीम की हमारे लड़कों की नज़र में कब की आ गई होती। नज़र गड़ाए रख, 8 साल की बच्ची गायब हुई है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सर, गांव में और उसके आसपास के इलाकों में पूरी रात पेट्रोलिंग चली, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चढ़ा। ना इस बाबा का? जी सर। विक्रम, वो बाबा गांव के बाहर खेतों में एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था। एक 8 साल की बच्ची उससे मिलने वहां क्यों जाएगी? और अगर मान लें कि वो मिलने गई भी होगी तो उस बाबा के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी बच्ची अगर बाबा से मिलने के लिए जाती तो किसी न किसी की नज़र में तो जरूर आती। हो सकता है सर बाबा वाला एंगल गलत हो, बाबा का और बच्ची का एक ही दिन गायब होना केवल एक इत्तेफाक हो। ये जरूर गांव के ही किसी आदमी का काम है या घर के। साहब डेयरी की दुकान है हमारी, वक्त पे किसी ने उधार नहीं चुकाया तो छोटी मोटी बहस हो जाती है, पर दुश्मनी तो बड़ी बात होती है साहब। साहब, हमारे दादा के भगत से हम इस गांव में रह रहे हैं, सारा गांव जानता है। अब किसी से दुश्मनी हो तो भी तो क्या वो 8 साल की बच्ची पे निकालेगा? राम सिंह जी, लोग अक्सर दुश्मनी उसी से निकालते हैं जो सबसे कमज़ोर हो या सबकी कमजोरी हो, ताकि दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा दर्द हो। साहब, हमारी किसी से ऐसी दुश्मनी क्यों नहीं? आपकी किसी से कोई अनबन? हैरान समझता कि देख
संभालने वालों से सारा वक्त निकल जाता है। मेरे किसी से क्या अनबन हो सकती है साहब? किसी के साथ कोई कहा सुनी हुई हो, कोई मनमुटाव हुआ हो आस पड़ोस में, खासकर इन पिछले दिनों में? ना सर। नहीं अंकल, वैसे आती है दोपहर को खेलने, हम साथ में खेलते हैं, लेकिन वो कल नहीं आई थी। लेकिन अक्सर आती है। जी साहब। यानी हो सकता है जब वो अपने घर से निकली तो यहीं आने के लिए निकली। मेरी पायल और कविता दोनों एक ही ट्यूशन में जाती हैं, दोनों दोपहर में साथ में ही खेलती हैं। फिर 3:30 बजे कविता अपने घर बस्ता लेने को जाती है और अपने माँ के साथ ट्यूशन आती है। आपने आखिरी बार कविता को कहाँ देखा था? जी कल जब मैं पायल को लेने के लिए स्कूल गई थी तब गेट पर दिखी थी अपने माँ के साथ। चलता हूं। माई। हाँ बेटा, मैं चलती हूँ। ठीक है। विक्रम, कविता के माँ बाप को एक बार फिर से थाने बुलाओ। दिन की शुरुआत से लेकर कविता के बाहर जाने तक की हर छोटी बड़ी बात पूछते हैं, शायद कुछ सुराग मिल जाए। जी सर। 8 साल की बच्ची ऐसे ही गायब नहीं हो सकती, कोई तो वजह रही होगी, कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा होगा किसी के दिमाग में। मैं लाडो को स्कूल से घर ले आई। घर आने के बाद उसका मूड कैसा था? उसके बर्ताव में कोई बदलाव देखा आपने? ना साहब, रोज की तरह बहुत खुश थी। हाँ, लेकिन इस बात से थोड़ी नाराज थी कि उसके दादाजी उसे स्कूल से लाने नहीं गए। तो क्या उसे हर रोज स्कूल से राम सिंह जी लेकर आते हैं? ना साहब, लेकिन उस दिन उसे वादा किया था कि वही स्कूल से लाने जाएंगे उसे। तो फिर लेने क्यों नहीं गए? साहब, डेयरी का सामान लेने के लिए मुझे बाहर जाना था, तो बापू को दुकान में बिठा था। कविता के स्कूल से लौटने के बाद जो जो हुआ हर छोटी सी छोटी बात बताइए। हमारे लाडू ने खाना खाया। जब उसके दादाजी घर आए तो उन्होंने उससे वादा किया कि वो शाम को उसे घुमाने ले जाए, लेकिन हमारे लाडू दोपहर से बड़ी उतावली हो रही थी घूमने जाने के लिए। दादाजी सोए हुए थे, लेकिन वो उसे बार बार जगा रही थी। मैंने उसे समझाया कि दादाजी को परेशान ना करें, उसे गुल्लक में डालने के लिए पैसे भी दिए। उसके बाद हमारी लाडो खेलने चली गई। मैंने उसे बोला 3:30 बजे तक ट्यूशन के लिए घर आ जाए, लेकिन हमारे लाडो नहीं आए। उसके बाद साहब इसने बड़े फोन किया। कविता अक्सर खेलने के लिए पायल के घर ही जाती थी ना? जी साहब, लेकिन वो मुझसे नहीं गए। जी वो हमें पता है। क्या कविता अक्सर ऐसे अकेले घर से बाहर खेलने चली जाती है खेतों में? इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ? दादा साहब, कविता ऐसे अकेले कहीं नहीं जाती है। हमारी चोरी छोटी से सांप पर बड़ी समझदार है, उसे पता है कटे जाड़ो है कटे नहीं। तो शैलेश जी, हो सकता है जब कविता पायल के घर खेलने के लिए जा रही थी तो बीच रास्ते में उसके साथ कुछ हुआ। रास्ते में कुछ हुआ मतलब? शायद कोई उसे अपने साथ लेके। घबराइए नहीं, हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ हो सकता है। वैसे भी दोपहर का टाइम था, सब लोग सो जाते हैं, गांव काफी खाली रहते हैं उस वक्त।
हो सकता है वो इसी मौके की तलाश में था, उस दिन उसे ये मौका मिल गया। शैलेश जी, पूरे चांसेस हैं कि ये जो भी है गांव का ही कोई है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये कौन है। साहब, सारी रात मैं सोचता रहा, पर मुझे कुछ सूझ ना रहा है साहब, कौन और क्यों कोई मेरे साथ ऐसा करेगा। तब पिछली जनगणना के हिसाब से इस गांव की आबादी 1755 और मैंने लगभग सभी की कुंडली निकाल ली है। पिछले 5 सालों में ऐसी कोई भी छोटी बड़ी चोरी की घटना नहीं घटी। अब ये शैलेश जी जो हैं ये दूध की डेयरी चलाते हैं और लगभग पूरे गांव वाले जानते भी इनको और सभी की बड़ी हमदर्दी है उनके परिवार के साथ। तो हो सकता है जिसने दर्द दिया हो वही हमदर्द होने का नाटक कर रहा हो। लेकिन ऐसा कुछ भी पता नहीं चला साहब। किसी की भी शैलेश या उनके परिवार के साथ ऐसी कोई दुश्मनी नहीं कि उनकी बेटी को अगवा कर ले या उसके साथ में कुछ गलत कर दे। वक्त गुजरता जा रहा है, कविता कहाँ है अभी तक हमें कुछ नहीं पता। फिरौती के लिए अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। किसी ने उसको अगवा किया हो ऐसा नहीं लगता। सर, इस बात के पूरे चांसेस हैं कि जो भी हुआ है वो कविता के घर से लेकर पायल के घर के बीच हुआ है। लेकिन विक्रम, हुआ क्या है? क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ? अगर पैसा वजह नहीं है, दुश्मनी वजह नहीं है, तो बच्ची के गायब होने के पीछे असली वजह क्या है? साहब, ज़रूरी तो नहीं कि कोई वजह हो ही, क्या पता आप शायद ही ऐसी किसी ने कुछ कर दिया हो। वैसे सर, जिस दिन से बच्ची गायब हुई है उसी दिन शाम से हम लोग इस केस पर लगे। गांव तो बहुत छोटा सा है, गांव में सबको पता है कि हम बच्ची को ढूंढ रहे हैं। तो अगर गांव के किसी आदमी ने बच्ची को अगवा किया है तो हो सकता है वो इस बात से डर गया और छुप कर कहीं बैठ गया। लेकिन वो कौन हो सकता है? सही कहा साहब आपने। जब वजह का ही कुछ पता नहीं चल रहा तो शक के दायरे में कोई नहीं आता, और जब किसी पर भी शक करने की वजह नहीं बनती फिर सब पर शक करने की वजह बनती है। गांव में कोई भी हो सकता है। पुलिस अपराधी के मकसद से बेखबर थी। कविता को लापता हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन इस केस में अब तक एक भी सुराग नहीं मिल पाया था। कविता का परिवार, पुलिस, सब लोग इस बात से अनजान थे कि आखिर कविता के साथ क्या हुआ था। और फिर एक खबर आई जहां से आने की उम्मीद ही नहीं थी। उस लड़की ने कविता की चप्पल पहनी है। कौन सी लड़की? जो उधर खेल रही है। देखो, उसको चप्पल बड़ा भी हो रहा है। मैं आपको कह रही हूँ ना कि वो कविता का ही चप्पल है। पायल, तुझे कैसे पता कि वो कविता के चप्पल हैं? उसने मुझे कुछ दिन पहले ये बताया था कि उसके दादाजी लेकर आया है। कैसी है? ये कितनी सुंदर है। किसने ले दी है? मेरे दादाजी ने। पता है, इसे पहन के ना कितना भी दौड़ो बिल्कुल भी थकते नहीं। अच्छा, तो एक रेस लगा दे। चलो लगाते हैं। मैं सच कह रही हूँ साहब, मुझे नहीं पता कि ये किसके चप्पल है। पर इतना तो पक्का है ना कि ये चप्पल तुम्हारी बेटियों की नहीं है? हाँ साहब, ये चप्पल मेरी बेटी की नहीं है। मैं कचरा चुनती हूँ साहब। ये चप्पल मुझे सड़क पर मिली तो मैंने उसे उठा लिया। मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। मैं बहुत गरीब औरत हूँ। कोई भी ऐसी चीज जो मेरे बच्चों के काम आए मैं उसे उठा लेती हूँ साहब। तो ये क्या पता साहब, हमारी चोरी मिली की? ये चप्पल आपकी बेटी की है? हाँ साहब, ये चप्पल तुम्हारे लाडू की है। उस दिन वो ही पहन के गई थी साहब। कहाँ है मेरी लाडू? नहीं, मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है, 3:30 बजे तक वापस आ जाना। 4 बजे थारे को ट्यूशन जाना है, भूलना मत। साहब, कटे हमारी छोरी, कहाँ मिली है चप्पल आपको? अभी पता चल जाएगा। बोल मीना, बच्ची के साथ तुमने क्या किया? मैं सच कह रही हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। ये चप्पल मुझे सड़क पर मिली तो मैंने उसे उठा लिया। साहब, मैं भी एक माँ हूँ। मैं किसी के बच्चे को क्यों चुराऊंगी? देखो बहन, थारे को पीसे चाहिए, मैं पीसे दे दूंगा। बस मुझे बता दो कि हमारी चोरी कटे। थार भी तो चोरी हंसी। बहन जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बता दो
हमारी जोड़ी कहाँ है? मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये चप्पल तुझे कहाँ से मिली? मैं गांव में कचरा बिन रही थी तो एक चप्पल मुझे दुकान के बाहर मिली। कौन सी दुकान के बाहर? देख मैडम, अगर तुमने हमसे झूठ बोला तो भारी मुसीबत में फंस जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ, ये चप्पल मुझे वहीं से मिली। अब तो किस दुकान पर? चल लेकर चल हमें वहाँ। जी साहब। कहाँ देख? वहाँ साहब, वहाँ पड़ी थी। कब मिली? कल सुबह साहब, जब मैं कचरा बीन रही थी। नाम क्या तुम्हारा? रोहित। रोहित जी। तुम उस दिन गांव वालों के साथ थाने में रिपोर्ट लिखाने आए थे? जी साहब। उस दिन कविता तुम्हारी दुकान पे आई थी? नहीं, कविता मेरी दुकान पर नहीं आई। रोहित भैया, मुझे ये वाली लॉलीपॉप देना। तुझे ये चॉकलेट बहुत पसंद है ना? हाँ। एक काम कर, मैं एक नई चॉकलेट लाया हूँ, तू उसे खाएगी ना तो इसे भी भूल जाएगी। चल आजा। कविता तो काफ़ी दिनों से मेरे दुकान पर नहीं आई। पक्की बात? जी सर। पकड़ा। ये वही है ना जो उस दिन थाने में बार बार बाबा पे इल्जाम लगा रहा था? हाँ सर, यही था। उधर कविता गायब हुई और इधर वो बाबा। कहीं वो बाबा तो कविता को ना ले गया? इसकी जबान इसकी शक्ल का साथ नहीं दे रही, कुछ खटक रहा है मुझे। एक काम करो, धर लो इसे और अपनी टीम बुलाओ, इसके घर की तलाशी लेंगे। जी क्या बात है रोहित? सब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे पे शक क्यों कर रहे हो? मैं समझाता। उस दिन कविता जो चप्पल अपने घर से पहन के निकली थी, वो चप्पल तुम्हारी दुकान के बाहर मिली। शक करने की वजह तो बनती है ना। पूरे घर का छान मारो। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? तू बता, तुमने क्या किया? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब। हाँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। सर, यहाँ आइए। ये देखिए सर, यहाँ गड्ढा खोदा गया और शायद उसे जल्दबाजी में भरा भी गया होगा। साहब, कुछ मिला नहीं? सर, यहाँ से जमीन सख्त, लगता है यहीं तक खोदा है। मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ नहीं किया। हाँ साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, बार बार एक ही राग गला पे, कुछ ना कुछ तो किया तुमने। सर, इस औरत के घर से फावड़ा दिया गया। वो रोहित ने कहा था करके मैंने दिया। क्या हुआ सर? कब लाया था फावड़ा ये आपके घर से? परसों दोपहर में। परसों दोपहर? क्यों लाए थे फावड़ा? अब वो गड्ढा खोदना था तो। क्यों? कौन सा खजाना ढूंढ रहा था तुम? बोल, गड्ढा क्यों खोद रहा था?
साहब वो मैंने ही कहा था इससे गड्ढा खोदने के लिए। सवाल आपके बेटे से पूछना, जवाब भी इसको देने का। गड्ढा क्यों खोदा? पौधे लगाने थे साहब, इसलिए। कहाँ पौधे? पौधे कहाँ हैं? सीधी तरह बता दे। बोल सर। बोल। ये देखिए। साहब मेरा कोई गलत इरादा नहीं था साहब, कोई गलत इरादा नहीं था। वो तो बस खुद पे काबू नहीं रख पाया, रोक नहीं पाया खुद को। क्या चंदा क्या से फावड़ा लिया, इसे ले जाकर पिछवाड़े दफना दो। कविता के माँ बाप और गांव वाले जब कविता को ढूंढ रहे थे तब रोहित फावड़े का इंतजाम करने गया हुआ था। लेकिन जब उसे पता चला कि गांव वाले कविता को सब जगह ढूंढ रहे हैं तो वो डर गया। उसे लगा कि गड्ढा खोदने से लोगों को शक पैदा हो सकता है। कविता की लाश को छुपाने की जल्दबाजी में रोहित ने उसे कूलर में रख दिया। बात फैल गई है, लोग ढूंढ रहे हैं उसे। जा तू भी उसे ढूंढने में लग जा, ताकि किसी को भी तुझ पर शक ना हो। बाद में देखेंगे इस लाश का क्या करना है। जा। मैंने सोचा कि लाश को रात को बाहर ले जाके कहीं फेंक दूंगा, लेकिन गांव वाले उसे बाहर ढूंढने लगे थे। और आप लोग भी मुझे मौका ही नहीं मिला। रोहित की मां ने कबूल किया कि इस जुर्म को छुपाने में उसने अपने बेटे की मदद की थी। रोहित के साथ उसे भी गिरफ्तार किया गया। रोहित की बहन और पिता को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पूछताछ के बाद पता चला कि उन्हें उनके घर में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उस दोपहर कविता के साथ जो हुआ, उसकी तकलीफ, उसकी मौत कविता के मां बाप को ना भूलने वाला दर्द दे गई। उनकी बच्ची कविता अब कभी नहीं लौटेगी। इस हकीकत से समझौता कर पाना उनके लिए आसान नहीं था। रोहित पर अलग से 12 साल से कम उम्र के बच्चे के बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376 सेक्शन 2 सबसेक्शन आई और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट यानी कि पॉक्सो के अंतर्गत भी चार्जेस फाइल किए गए हैं। रोहित और उसकी मां पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने के लिए धारा 201, एक ही मंशा द्वारा किए गए अपराध के लिए धारा 34 और आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120 भी लगाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की कि कविता पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और उसकी मौत गला घोटने से हुई है। कविता के परिवार की तरह गांव के लोगों को भी यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगा कि उनके ही गांव के किसी शख्स ने उनके ही गांव की एक बच्ची के साथ इतना घिनौना काम किया। रोहित के पिता और उसकी बहन भी रोहित की इस हरकत से शर्मिंदा हैं और ये जानकर सदमे में हैं कि रोहित की मां ने भी इस हत्या में उसका साथ दिया। रोहित का अपनी याचिका में ये कहना कि कुछ पल के लिए उस पर वासना सवार हो गई थी और ऐसा बच्ची से शारीरिक स्पर्श के कारण हुआ।
रोहित ने जो किया, इससे ज्यादा शर्मनाक, विभत्स और डरावना कृत्य कोई हो ही नहीं सकता। 8 साल की बच्ची को अपनी वासना का कारण बताना, ये ओछी दलील उसकी विकृत मानसिकता का एक और प्रमाण देती है। ये दर्शाती है कि उसे दिमाग की कोई गंभीर समस्या है। बच्चों के यौन उत्पीड़न के केसेस में यह समस्या कई बार देखने में आई है। यौन उत्पीड़न से जुड़े अपराध में मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे पीड़ित और उसके परिवार को न्याय मिल सके, और साथ ही सख्त सजा का डर ऐसे लोगों पर रोक भी लगा सकता है जिनके दिमाग में ऐसी गंभीर विकृति पल रही है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।